बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से BSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर MJPRU बरेली विश्वविद्यालय का है। ऐसे विद्यार्थी जो बरेली विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम इस सत्र का OMR सीट पर होना है, यानी जिनके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। NEP नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम है बॉटनी का, वो है आर्किगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ये पेपर टाइटल है और इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के। चलिए वन बाय वन करके हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि ब्रायोफाइटस या ब्रायोफाइटा को आवास में पानी की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है विकासशील भ्रूण की रक्षा के लिए उनमें गैमेटोजिया की कमी होती है इस वजह से, या त्वचा की अनुपस्थिति से, या गतिशील शुक्राणुओं के निषेचन के लिए तैरना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिशील शुक्राणु को निषेचन के लिए तैरना चाहिए। इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ब्रायोफाइट को आवास में पानी की। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट आर, भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे कौन से थे। तो ध्यान रखेंगे ब्रायोफाइट जो थे ये भूमि पर आवास करने वाले प्रथम पौधे थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जिसने पूछा गया ब्रायोफाइटस का जलीय निष्कासन निम्न में प्रदर्शित होता है। तो ब्रायोफाइटस का जो जलीय निष्कासन होता है दोस्तों, वो पद्माच्छविक पंपुड़ के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटस में सरलतम बीजाणु उद्भिद होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपलेस्ट स्पेरोफाइट एमंग द ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें से रिक्सिया जो हो जाएगा, रिक्सिया जो है ये ब्रायोफाइटस में सरलतम बीजाणु उद्भिद होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और इसमें पूछा गया कि ब्रायोफाइट्स में प्रभावी पीढ़ी इनमें से कौन सा है। तो युग्मकोभिद, याद रखेंगे युग्मकोभिद है ये ब्रायोफाइट में प्रभावी पीढ़ी का कार्य करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। चलिए उत्तर करने का आप सब लोग प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या दिया गया है कि रिक्सिया में मूलाभास होते हैं। तो रिक्सिया में जो मूलाभास होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बहुकोशिकीय, जिसको मल्टी सर्कुलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और 7वां प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य ब्रायोफाइटस के लिए सही नहीं है। ब्रायोफाइटस के लिए इनमें से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही नहीं है। तो पहला हम चेक करते हैं। पहला दिया गया कि इनमें ट्रैकिडस व चालनी लालिकाओं का अभाव होता है, तो बिल्कुल ये सत्य कथन है। दूसरा है कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये भी कथन सत्य है। तीसरा देखिए, तीसरा इसमें दिया गया है कि इनमें युग्मनज से अर्धसूत्रण को युग्मकोभिद उत्पन्न होता है, तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि असत्य कथन आपको पहचान करना था। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि ब्रायोफाइटस में बीजाणु मृत कोशिका होती है, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, या फिर चतुर्थ गुणित होती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइटस में जो बीजाणु मृत कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि ब्रायोफाइटस में द्विगुणित संख्या में गुणसूत्र होते हैं। आपके ऑप्शन है युग्मको या युग्मकोभिद के केंद्रक में, या बीजाणु मात्र मृत कोशिका में, या फिर बीजाणुओं में। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजाणु मृत कोशिका में। ब्रायोफाइटस में द्विगुणित संख्या में जो गुणसूत्र होते हैं वो बीजाणु मृत कोशिका में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है राइजोपस
राइजोपस मास से समानता रखता है क्योंकि दोनों में परिवर्धित होता है। ठीक है, राइजोप्स रिसेंबल्स ए मास इन दैट बोथ डेवलप। तो पहला है कवक जाल, दूसरा कवक सूत्र, स्त्रीधानी या फिर बीजाणु। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा बीजाणु। डी ऑप्शन इसमें से सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न है कि युग्मकों के मध्यवर्ती गठन और निषेचन के बिना गेमेटोफाइट के सीधे स्पेरोफाइट का विकास एपोस्पोरी या एपोगैमी, पुनर्वर्सन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट उत्तर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपोगैमी। युग्मकों के मध्यवर्ती गठन और निषेचन के बिना गेमेटोफाइट के सीधे स्पेरोफाइट का विकास अपोगैमी में होता है। बी ऑप्शन इनमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि वह ब्रायोफाइट जो काफ़ी अधिक महत्व का है, द ब्रायोफाइट ऑफ द कंसिडरेबल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज। पहला ऑप्शन है फ्यूनेरिया, ये सभी ब्रायोफाइटा के नाम है। पहला फ्यूनेरिया, सैफेगनम, मार्केसिया या फिर रिक्सया। तो करेक्ट उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? सैफेगनम। ठीक है, सैफेगनम जो है ये एक प्रकार का ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसका काफ़ी अधिक महत्व होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एस.आर. कश्यप इज फेमस इंडियन। एस.आर. कश्यप प्रसिद्ध भारतीय हैं किसके लिए? तो ये बायोलॉजिस्ट हैं ये एस.आर. कश्यप, और इसलिए ये सुविख्यात हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में पौधों में निम्न विवरण सही बैठता है, जिसमें जड़, पुष्प, बीज नहीं होते हैं। पादप शरीर एक द्विभाजित प्रोहित फीते के समान हरा काय या कभी कभी ऊर्ध्वप्रोह द्वारा प्रदर्शित होता है। मादा जनन अंग स्त्रीधानी कहलाता है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन आपके दिए गए हैं जिम्नोस्पर्म, दूसरा है ब्रायोफाइटस, सी ऑप्शन है टेरिडोफाइटस, और दिया गया है एंजियोस्पर्म। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइटस। बी ऑप्शन इसमें से सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज। ठीक है, बिना निषेचन के फल का उत्पादन। पहला ऑप्शन दिया गया है कि निषेच जनन या एपोमिक्सिस, अनिषेक फलन या स्यूडोकार्पी। तो करेक्ट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा? इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल का जो उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न इसमें है, ए फर्न डिफर फ्रॉम ए मॉस इन हैविंग। एक फर्न निम्न कारण से मास से भिन्न होता है। पहला ऑप्शन है एक स्वतंत्र युग्मकोभिद, या फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पीढ़ियों का एकांतरण। तो बिल्कुल इसमें पहला एक स्वतंत्र युग्मकोभिद नहीं होगा और पीढ़ियों का एकांतरण भी नहीं होगा। इसमें जो होगा वो हो जाएगा एन इंडिपेंडेंट स्पेरोफाइटस, यानी कि एक स्वतंत्र बीजाणु उद्भिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें से करेक्ट उत्तर होगा, एक स्वतंत्र बीजाणु उद्भिद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक आद जीवित संवहन पौधे कौन से हैं। पहला ऑप्शन है भूरे शैवाल या सैफेगनम, फर्न या साइकेड्स। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्न। फर्न जो है ये सबसे अधिक जीवित संवहन पौधे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, फर्न प्रोथैलस होता है। फर्न प्रोथैलस होता है। पहला है समकायिक यानी होमोथैलिक या हेट्रोथैलिक। फिर ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों हेट्रोट्रोपिक और हेट्रोमॉर्फिक। तो फर्न प्रोथैलस जो होता है, फर्न प्रोथैलस आर क्या हो जाएगा? इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा होमोथैलिक, समकायिक। फर्न जो प्रोथैलस होते हैं वो समकायिक होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रोथैलस इनमें से कौन सा है? तो प्रोथैलस है, पहला ऑप्शन है फर्न के युग्मकोभिद अवस्था को कहा जाता है। तो करेक्ट उत्तर यही होगा, फर्न के युग्मकोभिद अवस्था जो है उसको हम प्रोथैलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, बीज बनाने की अवस्था का उद्भव हुआ है। सीड हैबिट ऑर्गेनेटेड इन। पहला है शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटस में
या फिर टेरिडोफाइटस में? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइटस। बीज बनाने की अवस्था का जो उद्भव हुआ है वो टेरिडोफाइटस में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि इन टेरिडोफाइटस मियोसिस अकर्स व्हेन। टेरिडोफाइटस में अर्धसूत्रण का समय है। पहला है बीजाणुओं के निर्माण, युग्मकोभिद का निर्माण, प्रोथैलस का निर्माण या लैंगिक अणुओं का या लैंगिक अंगों का निर्माण। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा युग्मकों का निर्माण। टेरिडोफाइटा में अर्धसूत्रण का जो समय है वो है युग्मकों का निर्माण। ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 22 नंबर, जिसमें है कि अस्पष्ट पीढ़ियों का एकांतरण होता है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि अस्पष्ट पीढ़ियों का जो एकांतरण होता है वो कैसा होता है। तो इनमें से ध्यान रखेंगे टेरिस फर्न में होता है। अस्पष्ट पीढ़ियों का एकांतरण जो होता है वो टेरिस फर्न में होता है। ऑप्शन डी में से करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोथैलस के कायिक भाग में बीजाणुविधि के निर्माण को क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पेरोफाइट्स फ्रॉम ए वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ प्रोथैलस इज कॉल्ड। पहला है एपोकॉर्फी, यानी जिसको कहते हैं विषाक्त दंडपता, या फिर अपयुग्मन। तो करेक्ट उत्तर इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से एपोगैमी, जिसे अपयुग्मन कहते हैं। एपोगैमी अपयुग्मन। ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए फॉर्मेशन ऑफ स्पेरोफाइट फ्रॉम ए वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ प्रोथैलस इज कॉल्ड एपोगैमी। ओके, बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है फर्नों में जाइलम होता है। इन फर्न द जाइलम इज। तो फर्न में जो जाइलम होता है वो कैसा होता है? वो मध्यारंभी होता है। क्या होता है? मध्यारंभी। फर्नों में जाइलम जो होता है मध्यारंभी होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व द फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्न। निम्नलिखित में से कौन सा फर्न के निषेचन में सहायक नहीं है? पहला है पोलियन ट्यूब, वाटर, या फिर आर्किगोनिया, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है फ्लैगेलेट स्पर्म्स। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलियन ट्यूब। ठीक है, पराग नलिका जो है ये फर्न के निषेचन में सहायक नहीं है। बाकी जल स्तनिधानियाँ और पश्चिमाभिमुखी जो पुंपुड़ है ये सभी सहायक हैं। ऑप्शन ए इसमें से करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है कि फर्नों में सर्सिनेट किसलय विन्यास का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है फर्नों में सर्सिनेट किसलय विन्यास का अर्थ होता है बड़ी पत्तियां अर्थात परागण कण का खुलना। डी ऑप्शन में से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया था प्रोथैलस के वह अंग जो युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो प्रोथैलस के जो अंग हैं उनको कहा जाता है पुधानिया व स्त्रीधानिया। पुधानिया व स्त्रीधानिया जो हैं ये एक प्रकार के ऐसे प्रोथैलस के अंग होते हैं जो युग्मक उत्पन्न करते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइटस को निम्नलिखित भी कहते हैं। टेरिडोफाइटस आर आल्सो कॉल्ड। तो टेरिडोफाइटस को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। टेरिडोफाइटस को अदर नेम अगर पूछा जाए तो वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जो है वो टेरिडोफाइटस का दूसरा नाम है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें फर्न के प्रकंद प्रदर्शित करते हैं। राइजोम्स ऑफ फर्न शो। तो फर्न के जो प्रकंद होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं? ध्यान रखेंगे इसमें से डिक्टियोस्टील प्रदर्शित करते हैं फर्न के प्रकंद। ऑप्शन नंबर सी इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि उभय फोलियमी साइफेनोस्टील मिलती है। तो ये दोस्तों कहाँ पर मिलती है? ये मर्सिलिया में मिलती है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीलोम सिद्धांत पूछा गया है। टीलोम थ्योरी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो टीलोम सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? जिम्मरमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृत्तबीजी पौधे हैं। तो वृत्तबीजी पौधे पूछे गए हैं। तो ध्यान रखेंगे वृत्तबीजी
शंकुओं के बीज जो उत्पन्न करते हैं, शंकुओं के बीज जो उत्पन्न करते हैं उनको वृत्तबीजी पौधा कहा जाता है। सी ऑप्शन में से करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसमें बिना जाल के लैंगिक जनन संभव है, तो इनमें से बिना जाल के साइकस में बिना जाल के लैंगिक संभव है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, पाइनस आम से निम्नलिखित से भिन्न है। पाइनस आम से किस प्रकार से भिन्न है ये आपको बताना है। तो पाइनस दोस्तों बीजाणु अंडाशय में बंद होने के कारण ये आम से भिन्न है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, साइकस के प्रवालाभ जड़ों में होता है। साइकस के प्रवालाभ जड़ में क्या होता है? नील हरित शैवाल होता है, हरी शैवाल होता है, भूरी शैवाल या कवक। तो नील हरित शैवाल होता है इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें है कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टालेस्ट ट्री? तो इनमें से सिकोया सबसे टालेस्ट ट्री के रूप में होता है। सी ऑप्शन इनमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत में सबसे बड़े शुक्राणु मिलते हैं। लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट किंगडम और फाउंड इन? तो किसमें पाया जाता है सबसे लार्जेस्ट स्पर्म? तो ध्यान रखेंगे साइकस में सबसे बड़े शुक्राणु मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर जिसमें हेटरोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ? विषम बीजाणुकता उत्पादन है। तो विषम बीजाणुकता किसका उत्पादन है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, विषम बीजाणुकता बड़े व छोटे बीजाणुओं का ये उत्पादन है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, अधिकांश विवृत बीजियों में होता है। अधिकांश विवृत बीजियों में होता है। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्रीधानियाँ लेकिन पुधानियाँ नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में से राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म में बीजाणु नग्न होते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है कि बीजावरण अनुपस्थित होते हैं, इसलिए जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके बीजाणु नग्न होते हैं। या बी ऑप्शन है कि परिदल पुंज अनुपस्थित होता है। सी है अंडाशय भित्ति अनुपस्थित होता है। और डी दिया गया है बीजंडकाय अनुपस्थित होता है। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ओवरी वाले एब्सेंट। ठीक है, अंडाशय भित्ति अनुपस्थित होती है, इसलिए जिम्नोस्पर्म में जो बीजाणु होते हैं वो नग्न होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म के तने में उपस्थित रेजिन नालिकाएं उदाहरण किसका है? तो जिम्नोस्पर्म के तने में जो उपस्थित रेजिन नालिकाएं हैं वो उदाहरण है दोस्तों, किसके उदाहरण है? साइजो जीनस गुहा का ये एक प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसमें निषेचन के लिए बाहरी जल की आवश्यकता नहीं है। चलिए उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा आप सब लोग भाई कि इनमें से निषेचन के लिए बाहरी जल की आवश्यक किसमें नहीं होती है? मास, साइकस, फर्न या लिवर्ट? तो इसमें से लीवर वर्ट में निषेचन के लिए बाहरी जल की आवश्यकता नहीं होती है। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और पूछा गया है इसमें कि पाइनस के बीज में क्या होता है? पाइनस के बीज में क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे अनेक बीज पत्र होते हैं। पाइनस के बीज में अनेक प्रकार के बीज पत्र होते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कनाडा बल्सम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तो कनाडा बल्सम जो ऑब्टेन्ड किया जाता है वो एबीज बालसीमिया से ऑब्टेन्ड किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एफिड्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तो एफिड्रीन जो है वो ऑब्टेन्ड होता है एफिड्रा से। किससे? इफिड्रा से एफिड्रीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें पूछा गया है डॉक्टर बीरबल साहनी इज द फेमस इंडियन? डॉक्टर बीरबल साहनी है वो किस भारतीय हैं और किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये पूरा वनस्पति शास्त्री थे और इसीलिए ये भारत में प्रसिद्ध हैं। ओके, बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फॉसिल? ठीक है, जीवाश्म में से कौन सा बनाता है? तो एक विलुप्त जानवर जो खनिज युक्त बिल, तो बिल्कुल ये भी सत्य है। एक अज्ञात जानवर ग्लेशियर में जमा हुआ पाया गया।
सी ऑप्शन है एम्बर के एक ब्लॉक के अंदर 110 मिलियन पुरानी एक चींटी पाई गई। तो उपरोक्त सभी एक प्रकार के जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन इनमें से करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, जिसमें पूछा गया स्टीफन जे गोल्ड एक जीवाश्म विज्ञानी हैं जिन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर अब तक रहने वाले सभी जीवों में से केवल 1% ही अभी जीवित हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा 1%। चलिए अगला प्रश्न है जुरासिक काल की बात है। जुरासिक काल की बात इनमें से पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जुरासिक काल जो है वो 265 मिलियन वर्ष पूर्व को कहते हैं जुरासिक काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि जाइस्टेरोफाइलम इनमें से कौन सा है। तो जाइस्टेरोफाइलम किसको कहते हैं? जीवाश्म शैवाल को, जीवाश्म ब्रायोफाइटा, जीवाश्म टेट्रोफाइटा या जीवाश्म जिम्नोस्पर्म। चलिए आप सब लोग के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, प्रयास ये कीजिए कि अपने मन से आंसर दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने का आप लोग को प्रयास करूंगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रीजन आर टाइप्स ऑफ। तो पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रीजन ये जो प्रकार हैं वो किसके प्रकार हैं? ये जीवाश्म के एक प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस प्रकार के जीवाश्म में बाहरी और आंतरिक दोनों संरचनाएं संरक्षित होती हैं? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन जीवाश्म का एक प्रकार है और इसमें इस प्रकार के जीवाश्म में बाहरी और आंतरिक दोनों संरचना संरक्षित होती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है आवृतबीजी कहाँ विकसित हुई है? द एंजियोस्पर्म बियर डेवलप्ड इन। तो जो आवृतबीजी है वो डेवलप कहाँ पर हुई थी? ये सीनोजोइक इरा में, सीनोजोइक इरा यानी ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सीनोजोइक इरा। द एंजियोस्पर्म बेयर डेवलप इन सीनोजोइक इरा और आवृतबीजी विकसित हुई थी सीनोजोइक इरा में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें पूछा गया क्रोमोसोम्स नंबर इन जायांग इज 12 देन द नंबर ऑफ एंडोस्पर्म विल बी। जायांग में गुणसूत्रों की संख्या 12 है और भ्रूणपोष में इनकी संख्या टोटल कितनी होगी? तो इनकी संख्या टोटल 12 होगी। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें पूछा गया है कि निषेचन के लिए एक आवश्यक अंग इनमें से कौन सा है? तो निषेचन के लिए जो परपक्व बीजांडास हैं, मिक्सचर ओवल जो हैं परपक्व बीजांड, ठीक है, ये एक प्रकार के आवश्यक अंग है निषेचन के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा 55 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि परागकण उत्पन्न होते हैं। तो परागकण की अगर बात करें तो ये पुंकेसर में, ध्यान रखेंगे, पुंकेसर में परागकण उत्पन्न होते हैं जिसे स्टेमन कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य भाग पूछा गया है। ईटेबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज। तो क्या खाया जाता है भैया? अंतः फलभित्ति, जिसे इंडोकार्प कहते हैं। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग है उसको अंतः फलभित्ति कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज इंडोकार्प। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रूट। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? तो टमाटर फल है, ककड़ी भी फल है, आम फल है। इसमें से आलू फल की संख्या में नहीं आता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें पूछा गया है 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूंगफली एरिकिस, जिसको हाइपो एरिकिस हाइपोजिया कहते हैं, ये फल का प्रकार है। ये नट, सिम्ब, लोमिनेंट या फिर कैरिओप्सिस। ठीक है, आप सबको बताना है कि मूंगफली जो है जिसका नाम है बोटैनिकल नाम एरिकिस हाइपोजिया, ये फल किस प्रकार का है? चलिए उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 जिसमें लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मासल एरिल, मासल एरिल जो है ये लीची का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चावल का दाना, चावल का दाना फल है। तो चावल का जो दाना फल है उसको कहते हैं कैरिओप्सिस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया था कि वह पौधा जो अपने बीजों को भूमि के अंदर दबा लेता है उसको क्या कहते हैं। चलिए उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। तो उसको हम मूंगफली ऐसा पौधा है जो अपने बीजों को भूमि के अंदर दबा के रखता है और इसका जो बोटनिकल नाम है वो है एरिकिस हाइपोजिया। ऑप्शन 20 में से करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें है भंडारण पत्तियां पाई जाती हैं। तो भंडारण पत्तियां जो होती हैं वो एलियम जिसमें प्याज एलियम जिसको प्याज कहते हैं, भंडारण पत्तियां होती है वो प्याज में पाई जाती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है शकरकंद में भोजन कहाँ पर संग्रहित होता है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो रूट ट्यूब में यानी जड़ों में शकरकंद भोजन संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें पूछा गया जड़ों में अधिकतम वृद्धि पाई जाती है। तो जड़ों में जो अधिकतम वृद्धि पाई जाती है वो शीर्ष के पीछे बिहाइंड द एपेक्स में पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें पूछा गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स आर फाउंड। पत्तियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो पत्तियों के जो मेनली 2 प्रकार देखे गए हैं। ऑप्शन 20 में से करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर प्रश्न है कि पुष्प वृंत पर फलों की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो इस व्यवस्था को हम पुष्पक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 68 क्वेश्चन नंबर 68 है जिसमें पूछा गया कि द्विबीजपत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो जो द्विबीजपत्री होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में से सही। क्वेश्चन नंबर 69 है अंडाशय के अंदर बीजंड की स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको बीजंडांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरिस्टीम शब्द प्रस्तावित किया गया था। तो मेरिस्टीम शब्द जो प्रस्तावित किया गया था वो नेगली के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये, कई बार रिपीट हुआ है। 2021 से लेकर के अभी तक का हर सेमेस्टर में पूछा गया, हर विश्वविद्यालय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 थोड़ा सा धुंधला है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 72 जिसमें हिस्टोजन अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो हिस्टोजन अवधारणा जो प्रस्तावित की गई थी वो हैंस्टीन के द्वारा हिस्टोजन अवधारणा हैंस्टीन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन सी इसमें से सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 जिसमें ट्यूनिका कॉर्पस अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये जो ट्यूनिकस कॉपर अवधारणा थी ये सिम्ड के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। 74 क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें पूछा गया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे अधिकांश पेड़ तेजी से बढ़ते हैं। तो हमारे अधिकांश जो पेड़ हैं वो बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 75 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा नहीं है। जूट, सन, रेशम, ये तीनों हैं रेशे, लेकिन भांग इसमें से दिया गया, भांग जो है ये रेशा नहीं है। डी ऑप्शन इसमें से सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष के स्तंभ की मोटाई पड़ती है निम्नलिखित में से कोश का विभाजन के कारण। तो किस कोश का विभाजन के कारण। तो विभोजित ऊतक के कारण वृक्ष के स्तंभ की मोटाई बढ़ती है। ऑप्शन सी इसमें से सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 जिसमें पूछा गया काष्ठ की गांठें बन जाती हैं, कारण क्या है। तो काष्ठ की जो गांठें बन जाती हैं उनका कारण यह है कि शाखाओं का गिरना व दाग छोड़ना। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 जिसमें है वार्षिक वलय निम्न की सक्रियता के कारण बनते हैं। तो जो वार्षिक वलय होते हैं वो काग एधा के सक्रियता के कारण बनते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजपत्री मूलों की शारीरिक का लाक्षणिक लक्षण नहीं है। तो इनमें से संवाहन पोल 15 से 20 ये लक्षण नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है असामान्य द्वितीयक वृद्धि मिलती है। असामान्य द्वितीयक वृद्धि किसमें मिलती है। तो ड्रेसिना में असामान्य द्वितीयक वृद्धि मिलती है। ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्क कैम्बियम के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। तो दूसरा शब्द जो प्रयोग किया गया था उसका नाम था फेलोजन इसको कहा गया है। कार्क कैम्बियम के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 82
जिसमें है कि एक तने में द्वितीयक वृद्धि होते रहने पर कौन सा व्यास में बढ़ेगा, विच इंक्रीजिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन ए स्टीम विच विल बी इंक्रीजेस इन डायामीटर। पहला ऑप्शन है कि रसदारू, हृदय काष्ठ, उल्कुट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा, हृदय काष्ठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना निषेचन के अंडे का परिवर्धन है। तो बिना निषेचन के जो अंडे का परिवर्धन है उसको अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, जिसमें पूछा गया था कि ब्रेसिका कंपेस्टिक्स का जो भ्रूणपोष है वो कैसा होता है। तो इसका भ्रूणपोष द्विगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 नंबर प्रश्न था कि द्विनिषेचन लाक्षणिक उपक्रम है। तो द्विनिषेचन जो है वो जो लाक्षणिक उपक्रम है उसमें कहा जाता है केवल सहवृत्ति पौधों का, केवल सहवृत्ति पौधों का। ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर होगा 85 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 86 जिसमें पूछा गया था कि नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन निर्मित करता है। ए फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विथ द सेकेंडरी न्यूक्लियस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये किसके फॉर्मेशन में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे इंडोस्पर्म के। इंडोस्पर्म जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। 87 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि रिडक्शन डिवीजन इन एंजियोस्पर्म अकर्स एट ए टाइम्स ऑफ। आवृतबीजी पौधों में कमी विभाजन एक समय पर होता है। तो ये कब पर होता है भैया, ये अलैंगिक या फिर अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इन दोनों में से आपको बताना है कि किस में होता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे सस्पेंस लग रहा है क्वेश्चन का, ठीक है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। इस क्वेश्चन को मैं प्रयास करूंगा कमेंट बॉक्स में बताने का। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 जिसमें है कि पराग कण की बाहरी दीवार किससे बनी होती है। तो पराग कण की जो बाहरी दीवार होती है, द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पेरोपोलिन। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर जिसमें पूछा गया अकरेंस ऑफ मोर देन 4 स्पोर्स फ्रॉम मदर सेल इज कॉल्ड। एक मृत कोशिका में से 4 से अधिक बीजाणु का पाया जाना क्या कहलाता है। तो इसको हम बहुबीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुबीजाणुधानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि पराग कण के निर्वासन की भीतरी परत को क्या कहते हैं। द इनर लेयर ऑफ द एक्सिन ऑफ द पोलियन ग्रेन इज आल्सो कॉल्ड। तो इसको इंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटाइन। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि बीजंड द्वार की ओर जो पराग नलिका का बढ़ना किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण किसका है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये रसायन न्यूनतम का ये एक प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 92 जिसमें द्विनिषेचन में दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़कर क्या बनाता है। तो ये दोस्तों द्वितीयक केंद्र के साथ मिलकर के भ्रूणपोष बनाता है, इंडोस्पर्म बनाता है। ऑप्शन ए 92 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 जिसमें पूछा गया था कि बहुभ्रूणता की सूची सर्वप्रथम कहाँ मिलती है। तो ये नींबू सिट्रस में मिलती है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा 93 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 94 जिसमें है कि जब पराग नली बीजंड द्वार के माध्यम से बीजंड में प्रवेश करती है और इस घटना को क्या कहा जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को बीजंड द्वारीय प्रवेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पोरोगैमी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 जिसमें है कि भ्रूणपोष का सबसे बाहरी क्षेत्र, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द एंडोस्पर्म इज कॉल्ड। तो आउटर मोस्ट जो फील्ड होता है, जो जोन होता है इंडोस्पर्म का, उसको क्या कहते हैं, उसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 96 नंबर प्रश्न है कि बहुभ्रूणता को सर्वप्रथम किसने बताया था। बहुभ्रूणता को सर्वप्रथम किसने बताया था। तो ध्यान रखेंगे लीवनहॉक ने सर्वप्रथम बहुभ्रूणता को बताया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पेरिस्पर्म का अवशेष है, तो पेरिस्पर्म का जो अवशेष है उसको क्या कहते हैं, उसको बीजंडकाय कहते हैं, और सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि सिंपलेस्ट स्फेरोफाइट्स एमंग द ब्रायोफाइट्स इज ऑफ, ब्रायोफाइट्स में सरलतम बीजाणु भी जो होता है वो कैसा होता है, तो ये जो होता है वो आर्थोटॉप्स होता है, और इसी के सफिक्स में हम ध्यान रखेंगे रिक्सिया, क्या हो जाएगा रिक्सिया, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में सरलतम बीजाणु भी जो होता है वो रिक्सिया होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 जिसमें है बीजंड का वह प्रकार जिसमें बीजंड द्वार और बीजंड वृत्ति एक पंक्ति में उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम आर्थोटापस कहते हैं, क्या कहते हैं आर्थोटापस, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। और इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 जिसमें पूछा गया फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट आर, भूमि पर आवास करने वाले प्रथम जो पौधे थे वो कौन थे, तो ब्रायोफाइटा का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। दोस्तों आज के इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग को सॉल्व कराने का प्रयास किया है, और नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा जैसे कि आप सबका जो पेपर हो जाए तो आंसर की के लिए जल्द से जल्द आप लोग क्वेश्चन पेपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9984947535 पर भेज दिया करिए ताकि जल्द से जल्द इसका सलूशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर अदर विश्वविद्यालय के भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं, मॉडल पेपर भी दे दिए हैं, तो उनको देख करके जाइएगा, 100% सफलता आपको मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।